नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगस्त में 33 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। ये वो लोग थे जो नियमित सैलरी पर काम करते थे। जुलाई में करीब 48 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं जो सैलरी पर काम करते थे। सिर्फ जुलाई और अगस्त में मिला दीजिए तो 81 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तालाबंदी के बाद से 2 करोड़ 10 लाख सैलरी क्लास वाली नौकरियां खत्म हो गई हैं। 2 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इसका ये मतलब है हम बिल्कुल नहीं जानते कि जिनकी नौकरियां जा रही हैं, चली गई हैं, उन पर क्या बीत रही है। जिस जुलाई और अगस्त में 81 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, उसी दौरान न्यूज़ चैनलों पर एक ही टॉपिक का लगातार कवरेज हुआ। आप उनके YouTube पेज पर जाकर देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों के बारे में बहुत कम जानते हैं, वरना यह जाना जा सकता था कि नौकरी जाने के बाद लोग चैनलों पर क्या देखने लगे हैं। अर्थ जगत की खबरें देख रहे हैं या सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर हर दिन बनाया जाने वाला झूठ का पहाड़, या फिर उन्होंने दुखी होकर समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल ही देखना बंद कर दिया है। तालाबंदी के बाद से 2 करोड़ से अधिक सैलरी क्लास की नौकरी गई है। क्या 2 करोड़ लोग चेहरा विहीन हो सकते हैं? क्या उनकी कोई कहानी नहीं होगी? क्या उन्होंने अपनी कार बेच दी होगी? किराए का महंगा मकान छोड़कर सस्ते मकान में चले गए होंगे? शहर बदल लिए होंगे? फीस ना देने के कारण बच्चों के नाम कट गए होंगे? हम उनके अवसाद या नए अवसरों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सरकार अपनी तरफ से बात नहीं करती है कि कितने लोगों की नौकरियां गई हैं। नौकरियों का डेटा तक नहीं आता। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा नहीं होता तो आप इस नंबर तक भी नहीं पहुंच पाते कि सैलरी क्लास पर क्या गुजर रही है। हमें कई बच्चों के पत्र आते रहते हैं कि पिता की नौकरी चली गई है, कॉलेज ने फीस बढ़ा दी है, फीस नहीं दे पा रहे हैं, आप कुछ कीजिए। 2 करोड़ लोगों की संख्या का भी महत्व अब नहीं रहा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास का कहना है कि 24 मार्च की तालाबंदी के बाद सबसे अधिक मार इसी क्लास पर पड़ी है, क्योंकि सैलरी क्लास में नौकरियां गईं तो वापस नहीं आई बल्कि जाती ही रहीं। अप्रैल में 12 करोड़ लोगों का रोजगार गया था, जिनमें से 9 करोड़ दिहाड़ी कमाने वाले थे। तालाबंदी खुलने के साथ साथ इनमें से बहुतों को काम मिलने लगा, मगर कमाई इनकी कम होती चली गई। ये वो लोग हैं जो ठेले पर फल सब्जी बेचते थे, पटरी पर दुकानें लगाते थे और दूसरे काम करते थे। 2019-20 के साल के अगस्त महीने में 8 करोड़ 60 लाख नौकरियां सैलरी क्लास की थीं। इस साल के अगस्त में यानी 2020 के अगस्त में आकर इनकी संख्या 6 करोड़ 50 लाख हो गई है। पिछले साल की तुलना में देखें तो 2 करोड़ 10 लाख सैलरी क्लास की नौकरी खत्म हो गई। सैलरी क्लास की तबाही का कोई दस्तावेज नहीं है। बैंक वाले लोन के लिए उनकी क्या हालत कर रहे हैं किसी को पता नहीं। मिडिल क्लास की ना तो राजनीतिक शक्ति रही ना आर्थिक। जुलाई और अगस्त में 81 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं और कहीं चर्चा नहीं, आहट नहीं। ड्राइवर, हेल्पर, मेड, माली, दुकान के कर्मचारी, गार्ड, ये सब सैलरी क्लास में आते हैं, जिन्हें नियमित सैलरी मिलती रहती है। तालाबंदी के बाद इन पर भी गाज गिरी है, मगर महेश व्यास के अनुसार 2 करोड़ की संख्या में ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं, जो कंपनियों और फैक्ट्रियों में तरह तरह के काम करते हैं, सैलरी की नौकरियां करते हैं। अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ सैलरी क्लास की रफ्तार नहीं बढ़ती है, क्योंकि बड़ी कंपनियां भी नियमित सैलरी की जगह ठेके पर काम करने वाले लोगों को रखती हैं। इसलिए अगर सैलरी क्लास की नौकरी गई है तो उनकी वापसी मुश्किल हो जाएगी। महेश व्यास ने आगे समझाया है कि भारत में जितने लोग कमाते हैं उनमें से 80% खेती और दिहाड़ी कमाने वाले हैं। 20 से 21% लोग ही नियमित वेतन पर काम करते हैं, जो कि बहुत कम है किसी अच्छी अर्थव्यवस्था के लिहाज से। 2016-17 में कुल कमाने वालों में से सैलरी क्लास 21.2% था। 2017-18 में बहुत मामूली वृद्धि होती है और यह 21.6% होता है। 2018-19 में 21.9% ही हो सका, लेकिन जब जीडीपी 4% की दर से बढ़ रही थी तो सैलरी क्लास घटने लग जाती है, 21.3% हो गई। यानी तभी से सैलरी क्लास पर बिजली गिरनी शुरू हो गई थी। सैलरी क्लास के जो लोग हैं उनकी नौकरियां धीरे धीरे जा रही है, लेकिन लगातार जा रही है।
पहले जो नॉन सैलरीड क्लास के लोग थे, जो रोज के डेली वेज लेबर जो कहलाते हैं, पहले उनकी नौकरियां बहुत बड़े पैमाने पे गई थी। लेकिन जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे कम होता गया, उनकी नौकरियां या उनका कारोबार फिर से शुरू हो गया। लेकिन जैसे कंपनीज बंद होने लगी या मंदी बढ़ने लगी, तो सैलरीड क्लास के लोगों की नौकरी धीरे धीरे और घटती चली गई। तो ये डेली वेज लेबरर्स को तो वापस अपना काम मिल गया, अपना कारोबार वापस मिल गया। लेकिन जो सैलरीड क्लास है, उनकी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही है। पहले अप्रैल में 1 करोड़ और 70 लाख सैलरीड क्लास के लोगों की नौकरियां गई थी। अब वो तादाद 2 करोड़ के ऊपर हो गई। सैलरीड क्लास के लोगों के लिए स्थिति को सुधरने में काफी समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि पहले इन्वेस्टमेंट शुरू हो। कंपनीज और सरकार दोनों मिलकर के काफी ढेर सारा निवेश करें। जब वो निवेश होगा तब कहीं जाकर के नौकरियों की बंदोबस्त होगा। अभी तो कहीं पर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफी समय लगेगा इस बात को ठीक होने में। तो जो बिजनेस क्लास की जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो सैलरीड क्लास से अलग है। ये सैलरीड क्लास नहीं कहलाता है। ये बिजनेस क्लास के लोग वो हैं जो अपना खुद का कारोबार चलाते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले 4 सालों में। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहली बात तो यह है, जब किसी युवा को या किसी व्यक्ति को बहुत समय तक के लिए नौकरी नहीं मिलती है, या अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, या अच्छे वेतन वाली नौकरी नहीं मिलती है, तो वो ये ज्यादा समझदारी समझता है कि वो खुद का कुछ कारोबार शुरू कर दे। तो एक प्रकार से वो नौकरी ना मिलने से हताश होकर के खुद का कारोबार शुरू करता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा कारण ये है कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में नए एंटरप्रेन्योर्स को और प्रोत्साहन दिया है। उनको मुद्रा लोन्स उपलब्ध कराए थे। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलपमेंट देने की बात सरकार ने की है, और वैसे नौकरियों की कमी के कारण, इन 2 चीजों के कारण एंटरप्रेन्योर्स की तादाद काफी बढ़ गई है। लेकिन ये लोग वैसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जो औरों को नौकरी दे पाए। अभी तक उनमें वो क्षमता नहीं है। ये उतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को कुछ देर के लिए बिजी रख सकते हैं, लेकिन ये कारोबार उतना बड़ा नहीं है कि और लोगों को भी उसमें नौकरी। महेश व्यास ने बताया कि लोग स्वरोजगार कर रहे हैं। तभी 2016-17 से लेकर 2019-20 के 4 साल के दौरान 5 करोड़ 40 लाख से 7 करोड़ 80 लाख स्वरोजगार करने वालों की संख्या हो जाती है, जिन्हें एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उद्यमी कह सकते हैं। इतने उद्यमी हो गए, मगर ज्यादातर इनमें से छोटे ही उद्यमी थे। वो दूसरों को बहुत कम काम दे पाए। बेशक 6 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, मगर उनमें से टैक्स देने वाले बहुत कम हैं। 4 करोड़ से अधिक करदाता ऐसे हैं जिनकी आय 5 लाख से कम है, और इस आय पर, यहां तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में सिर्फ 1.5 करोड़ टैक्स देते हैं, और यही बात अगस्त में भी कही उन्होंने। 3 लाख लोग ही हैं जो 50 लाख से अधिक सालाना आय पर टैक्स देते हैं। 1 करोड़ से अधिक आय बताने वाले 2200 पेशेवर ही टैक्स देते हैं। आयकर विभाग ने भी तभी एक आंकड़ा दिया था कि 1 करोड़ करदाता ऐसे हैं जिनकी आय 5 से 10 लाख रुपए है सालाना। 46 लाख ही ऐसे करदाता हैं जिनकी सालाना आय 10 लाख से अधिक है। हम नहीं जानते कि जुलाई और अगस्त में जिन 81 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, उनमें से कितने इन श्रेणियों के हैं। जाहिर है अब नौकरियां जाएंगी तो टैक्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब के बाजार में किस तरह की नौकरियां बनेंगी पता नहीं। जब पहले ही सैलरी वाली नौकरियां कम बन रही हैं, तो क्या इस वक्त आप उम्मीद कर सकते हैं कि सैलरी वाली नौकरियां बढ़ने लगेंगी? इसकी संभावनाएं इन हालात में बहुत कम नजर आती हैं। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा होता है। बेसिक और डीए का 12%। इतनी ही रकम
कंपनी अपनी तरफ से कर्मचारी के खाते में डालती है। अब सरकार ने इसे 10% तक कर दी है ताकि कुछ पैसा और लोगों के हाथ में जाए। सरकार ने यह भी नियम बनाए हैं कि कुछ मामलों में नए कर्मचारियों के पीएफ का हिस्सा वो भी देगी। 10 साल तक पेंशन फंड में जमा करने वालों को ही पेंशन मिलती है, तब जब वे 58 साल के हो जाते हैं। ये राशि बहुत कम है। वैसे इस फंड से निकाले गए पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता। तालाबंदी के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इन दफ्तरों ने एक शानदार काम किया है। आप जानते हैं कि देश भर में ईपीएफओ के 21 जोनल ऑफिस हैं, 135 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 80% दावे 3 दिनों के भीतर निपटा दिए गए हैं, ऐसा बताया गया है। 90% दावे 10 कार्य दिवस में ही निपटाए गए हैं। काम का बोझ अधिक हो जाने के कारण और अन्य जरूरी कारणों के कारण कुछ दावों को निपटाने में 20 दिन का समय लग जाता है, लेकिन ज्यादातर मामले 3 से 10 दिनों के भीतर निपटा दिए जाते हैं। 20 दिनों के भीतर इन्हें दावों को निपटाना पड़ता है। यह विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन ही आवेदन कीजिए और ऑनलाइन ही भुगतान हो जाता है। इस विभाग ने तालाबंदी के दौरान काम करते हुए 94 लाख से अधिक लोगों को पेंशन की राशि का भुगतान समय सीमा के भीतर किया है। भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक तरह से अच्छा काम किया, अपना काम किया। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 35,445 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया। श्रम मंत्रालय कह सकता है कि उसने अपना एक काम ठीक से किया है। एक इसलिए कहा कि इस मंत्रालय का एक और बड़ा काम था कि वह बताए कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोगों की नौकरियां आई हैं या दी जा रही हैं। यह सब कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उसके इस एक अच्छे काम से ही इस सवाल का छोटा सा जवाब मिल जाता है। 1 अप्रैल से 94 लाख से अधिक लोगों ने ईपीएफओ से पैसा निकालने का आवेदन किया है। 94 लाख से अधिक। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो 15,000 रुपए से कम कमाते हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच कुल दावों में से 55% कोविड एडवांस के रूप में थे, 31% बीमारी से संबंधित थे। 75% कोविड एडवांस और 79% बीमारी के दावे 15,000 से कम के स्लैब वालों के थे। पिछले साल अप्रैल अगस्त की तुलना में इस साल इसी दौरान 32% अधिक दावे निपटाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में 13% अधिक राशि भी दी गई है। पिछले साल की तुलना में अप्रैल अगस्त के दौरान आंशिक निकासी दावों और एडवांस में 2 गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। 212% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे सहयोगियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दफ्तरों के पास जाकर पता लगाने का प्रयास किया कि जो लोग पैसा निकालने आ रहे हैं उन पर किस तरह आपदा आई है। क्या उनके पास इस आपदा में यही एकमात्र अवसर बचा था? क्या इसी आपदा के कारण वे पैसे निकाल रहे हैं? क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है, इसलिए हमारे सहयोगियों को दफ्तरों के बाहर कम लोग मिले। 52 साल के द्वारका प्रसाद बीएचईएल में लगभग 20 साल नौकरी कर चुके हैं। ठेके पर काम करते थे, कोरोना आते ही नौकरी चली गई। अब भविष्य निधि के पैसे निकालने आए हैं ताकि खर्च निकल सके। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से बैठा हूँ सर। 9,000 सैलरी मिलती थी कट पीट के। पढ़ाई लिखाई बच्चों का सर करना है, अभी स्कूल बंद है। सर लोग बोल रहे हैं काफ़ी किताब कोर्स खरीद लो, पैसे नहीं सर, कहाँ से खरीदें? इसलिए पीएफ निकाल रहे हैं। घर में खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही सर। 3, 4, 5 महीने हो गए घर बैठे हुए हैं। गहने मिसेज के रख के खा रहे हैं, बच्चे लोगों को खिला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। क्या करें सर, नौकरी कहीं मिल नहीं रही सर अदर जगह। 38 साल के सुभाष यादव स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर थे। पिछले महीने नौकरी चली गई। बच्चों की फीस भरनी है, दोस्तों से कर्ज लिया है। सोच रहे हैं पीएफ के पैसे मिले तो उधार चुकता हो। तनख्वाह में ऐसे 9,300 रुपये। अच्छा। हाँ, और पीएफ कटता था हमारा करीबन 1,200 रुपये, 1,281 रुपये समथिंग। तो कितने साल काम कर पाए आप? सर मैं 1.5 साल काम किया मैंने। फीस है सर, मम्मी की तबीयत ख़राब है, मकान का किराया देना है। अब इस लोग मतलब इस महामारी के चक्कर में सब कहीं ना नौकरी लग रही ना कुछ हैगा। उधारी इतनी हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। करीब उधारी मेरे पास 30,000 रुपये तो उधारी हो गई है। प्राइवेट नौकरी काम करने वाला व्यक्ति कहाँ से क्या करेगा? वेंकटेश की कुछ महीनों पहले शादी हुई। 3-4 कंपनियों में काम कर चुके हैं। फिलहाल नौकरी है नहीं। ये भी चाहते हैं कि पीएफ के पैसे मिल जाएं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो। लॉकडाउन के उसमें पेमेंट भी नहीं मिलता था और अभी घर चलाने के लिए सर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। और अभी 3 महीने हुए हैं शादी करके। दोस्त फ्रेंड इनसे ही उधार लेके चला रहा हूँ काम।
ब्याज वगैरह भी देना पड़ रहा है? सर ब्याज तो नहीं, लेकिन क्या है कि फ्रेंड सर्कल में क्या है कि कब मांग ले उनको तो वापस करना पड़ेगा ना, जब भी वो मांगेंगे तो। ये है कि स्थिति इतनी टाइट है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोसाइटी करना पड़ेगा सर, क्योंकि क्या है कि यहाँ से पीएफ का पैसे भी नहीं निकल रहा है, ऊपर से जॉब लेस हैं और शादीशुदा हैं, बहुत समस्या है सर। हालांकि ईपीएफओ ने कोविड-19 एडवांस स्कीम की सुविधा के तहत निजी संस्थान के कर्मचारियों को भी अग्रिम राशि दी है। अप्रैल से अगस्त तक 36,487 कर्मचारियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, जिन्हें 68 करोड़ 27 लाख रुपए दिए गए। 5 महीने में क्षेत्रीय कार्यालय में लगभग 81,000 आवेदन आए और लगभग 251 करोड़ 69 लाख रुपए की दावा राशि दी गई। ऑनलाइन जानकारी सुधरवाने के लिए 20,000 सदस्यों ने फॉर्म भरे। इस अवधि में पीएफ से जुड़ी 2600 से ज्यादा शिकायतों का निराकरण किया गया। 53,687 पेंशन धारकों के खाते में 6 करोड़ रुपए डाले गए। कुछ पेंशनधारी भी दफ्तर आए, इनकी अलग समस्या है। राजगढ़ के दिलीप सिंह कपड़ा मिल में काम करते थे, कह रहे हैं सालों से पेंशन रुका है, निराकरण नहीं हो रहा। मीरा यादव के पति मार्कफेड में थे, भोपाल के करौंद इलाके में रहती हैं, पति रहे नहीं, 2.5 साल से पेंशन नहीं मिली। तो पेंशन शुरू ही नहीं हुई? नहीं हुई, बनी नहीं, 1 साल हो गई। कितने की पेंशन आनी थी लगभग? अब जो भी बनेगी तो अंदर से पता पड़ेगा, 2,000 बने 2,500 बने, अब मैं कैसे बता दूं आपको। कितने लोग हैं आपके घर में? कितनी दिक्कत हो रही है बगैर पेंशन के? अरे दिक्कत लॉकडाउन में एकदम बेसिक कोई काम ही नहीं है, लड़के भी नहीं है, अब कहीं मजदूरी भी नहीं करते, ठेला भी निकालने नहीं सके। 1 क्विंटल को गेहूँ मिल रहा है, वही खा रहा है घर में बैठ के। कहाँ से आते हैं आप? ब्यावरा से आता हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ। अब क्या काम क्या है आपको? अरे साहब पेंशन का। हाँ। क्या कह रहे हैं, कब से पेंशन बंद है? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से बंद। कितने की पेंशन है आपकी? 1,012 हो गई अब। 1,1200 हो गई अब। हाँ बस। तो क्यों बंद कर दी थी पेंशन? 36,000 करीब बैठेगा, 36,000 रुपए पेंशन अभी टोटल अभी तक जो बची है। क्यों बंद कर दिया था, क्या अब क्या मालूम बेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद सरकार ने कई ऐलान किए। इसमें भी ईपीएफओ खाता धारकों को राशि निकालने की सहूलियत दी गई थी, लेकिन ये हड़बड़ी देखकर पता लगता है अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है। लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार छोटे बड़े उद्योग धंधों पर पड़ी है, श्रमिकों पर पड़ी है, कर्मचारियों पर पड़ी है, और यही वजह है कि इस भविष्य निधि दफ्तर से बड़ी तादाद में लोग जो अपनी अनमोल बचत है उसका पैसा निकालने आए हैं, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग वारी, एनडीटीवी इंडिया। मुनिराज बीना जयपुर के एक होटल में सुपरवाइजर थे। 24,000 रुपये महीना कमाते थे। लॉकडाउन में पर्यटन का कारोबार चौपट हो गया तो नौकरी चली गई। अब दूसरी जगह आधे पैसों पर नौकरी करने को मजबूर हैं। इतने पैसों में घर चलाना मुश्किल है, ऊपर से बच्चों की फीस भी भरनी है, लिहाजा अब ईपीएफ में पड़े 1.5 लाख रुपयों का ही सहारा है। बच्चों की बुक्स वगैरह लाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, पैसे है नहीं। अभी पीएफ के ऑफिसों में चक्कर काटते हैं तो पीएफ के ऑफिसों में वो कोई बात करता है, कोई नहीं करता है। अभी तनख्वाह से बिल्कुल काम नहीं चल रहा। बच्चों को घर का खाना भी है, घर की सारी परचूनी की प्रॉब्लम है, कपड़े भी है, उनको साबुन भी है, तेल भी है। अभी मेरे पास में 1-2 लाख रुपए है करीब। मैं होटल लाइन में जॉब करता था शुरू से, और वही पैसा मेरे पास में, वही पैसा निकल नहीं पा रहा मेरा अभी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जयपुर के ही आशीष एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट हैं। लॉकडाउन में नौकरी तो नहीं गई, लेकिन तनख्वाह 2 महीने में एक ही बार मिल रही है। इन दिनों बच्चे बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। ईपीएफ में 26,000 रुपए पड़े हैं, उन्हें ही निकालने आए हैं। मुझे अभी कम से कम 20,000 रुपये की ज़रूरत है, और मेरे प्रोविजन, मेरे जो पीएफ है अकाउंट में है उसमें 26,000 रुपये हैं, और वो फाइनली सेटल मैं करवाना चाह रहा हूँ। क्या बच्ची को क्या प्रॉब्लम है? मेरी बच्ची अभी 1.5 साल की है। वो गिर गई थी बेड से रात को, तो उसके सिर में कुछ चोट आई है, तो आज उसका ऑपरेट होना है, सिर का ऑपरेशन होना है, उसके लिए मुझे पैसा देना था। मनु गुप्ता के पास एमटेक की डिग्री है, लेकिन नौकरियों का हाल देखिए। लॉकडाउन से पहले भी 27,000 रुपया महीना ही कमा पा रहे थे। नौकरी करते 1 साल ही हुआ था कि लॉकडाउन हो गया, नौकरी छोड़ने को कह दिया गया। मैम अचानक से लॉकडाउन हो गया तो मैम सारी की प्लानिंग बिगड़ गई, और मैम सैलरी थी नहीं, तो फिर मैम कहाँ से लाते? मैम किसी से लेते थोड़ा ना। तो मैम हमारा जो प्रोविडेंट फंड था उससे हमने निकाले पैसे, और उससे हम अपनी जो है डिमांड्स थी जो पहले की, उसको फुलफिल कर रहे थे। तो आपका जो पहले सैलरी थी अब कितनी हो गई है? मैम पहले मेरी थी मैम 27,000 थी, और अब मैम 12,000 है। और क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मैम एमटेक हूँ मैं मास्टर्स हूँ, और वर्क इन MNIT। ये हाल पूरे राजस्थान का है।
जो लोग कहीं नौकरी करते थे उनमें से अधिकतर अब ईपीएफ में जमा पैसे के भरोसे हैं। यही वजह है कि ईपीएफ दफ्तरों के बाहर ऐसे लोगों की भीड़ लगी है। राज्य के 9 जिलों के आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफ निकालने वालों की एप्लीकेशन पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़ गई है। जयपुर रीजन के ही 9 जिलों के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 1 अप्रैल से 8 सितंबर के बीच 1,45,631 लोगों ने ईपीएफ निकालने के लिए अर्जी दी और 339 करोड़ रुपए निकाले, जबकि इस साल 1 अप्रैल से 8 सितंबर तक 2,35,991 लोगों ने ईपीएफ निकालने के लिए अर्जी दी और 421 करोड़ रुपए निकाले। राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी 30 से 40 लाख नौकरियां चली गईं और कारोबार पिछले साल के मुकाबले 6 से 8% ही रह गया। इन हालात में अधिकतर लोगों के पास जमा पूंजी के नाम पर ईपीएफ ही था, वो भी उन्होंने निकाल लिया है। आगे पता नहीं क्या होगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सौरभ शुक्ला नोएडा गए, वहां के भविष्य निधि संगठन के दफ्तर। पता चला कि कोरोना काल में 2,500 कंपनियों ने प्रोविडेंट फंड के पैसे जमा नहीं कराए। 2,500। यह आंकड़ा बताता है कि कंपनियों पर क्या बीत रही है, लेकिन काम करने वाले कर्मचारियों पर क्या बीत रही है उसका पता एक और आंकड़े से चल जाता है, जो कि उसी दफ्तर से मिला। 1,60,000 लोगों ने तालाबंदी के दौरान 442 करोड़ की राशि निकाली है। अमित कपूर पेशे से लेबर अधिवक्ता हैं। कोरोना संकट के दौरान उन्होंने सैकड़ों मजदूरों को उनके पीएफ फंड से स्पेशल एडवांस की रकम निकलवाने में मदद की। अब खुद आर्थिक संकट की वजह से कोरोना स्पेशल विड्रॉल स्कीम के तहत आवेदन करना पड़ा है। और अमित, आपने भी आवेदन किया 10 दिन पहले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा ही पैसा आ गया। हाँ जी, अब तो पैसा वापस भी आ गया? आ गया जी, हाँ जी। डीपीएस गाजियाबाद की कर्मचारी रही कविता पाल भी अपने पति सुंदर पाल के साथ ईपीओ दफ्तर आई हैं। बेटे के बीमारी की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। कोरोना संकट के दौरान 3 महीने तक पति को काम नहीं मिला। पीएफ के लिए आए हम। पीएफ के लिए आए? हाँ जी। तो मतलब अभी पैसे की जरूरत थी, इसलिए आपने आवेदन किया? जी हाँ। सर, हमारा जो लड़का बीमार है बहुत ज़्यादा, हमने 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 1 महीने के बाद में रिजल्ट ये लिखा कि हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो बस 4,000 रुपये निकल पाया है कुल, और हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्रम मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान ईपीएफओ ने कुल 94,41,000 निकासी आवेदनों का निपटारा किया। इन 4 महीनों में 35,445 करोड़ की राशि पीएफ धारकों ने निकाली। ये अप्रैल अगस्त 2019 के मुकाबले 32% ज्यादा है। सिर्फ नोएडा में 2,500 कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 5 महीनों में, जिन्हें कोरोना काल भी कहते हैं, उसमें अपने एम्प्लॉयज़ का ईपीएफ जमा नहीं किया, यानी उनका प्रोविडेंट फंड नहीं दिया है, जिसके चलते अब श्रम मंत्रालय ने इन कंपनियों को नोटिस भेजा है। और इन कंपनियों का कहना है कि हमने 5 महीने में काम ही नहीं किया है, तो हमारे पास पैसे ही नहीं है सैलरी देने के, तो हम पीएफ कहाँ से जमा करेंगे। शैलेंद्र नोएडा की ओरिएंट कंपनी में काम करते थे। 12,000 रुपए वेतन था। 5 महीने पहले कंपनी ताला बंद करके भाग गई, तब से पैसा नहीं मिला। इसी तरह तो चलाना ही पड़ेगा ना, जो था वो था, परिवार घर पे छोड़ दिए, फिर अपना इधर आए। तो बच्चों की फीस वगैरह कैसे दे रहे हैं? सर फीस तो अभी बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा, तो फीस कहाँ से देंगे। अब तो लास्ट सहारा सर पीएफ ही है ना सर। यही कहानी उमा की भी है। उमा को ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। सिर्फ 8,000 रुपए वेतन था। पिछले 5 महीने से बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाई हैं। हाँ, पूछ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, अब भरा ही न रहे, पैसा ना तो कहाँ से भरेंगे। अब पीएफ निकाल के अब जमा करेंगे। हाँ, फीस तो है 2,000 रुपये एक बच्चे की जा रही मेरे। 20,000 के आसपास होगी। हाँ। तो 30,000 रुपये निकालेंगे तो 20,000 बच्चों की फीस जमा करेंगे और 10,000 रुपये में बच्चों बिजली के बिल भरेंगे। बिजली का बिल भरेंगे। 94 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा एक बड़ा और महत्वपूर्ण संकेत है कि देश में आर्थिक संकट का दायरा कितना बड़ा है। नोएडा से सौरभ शुक्ला और गाजियाबाद से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी के पीएफ दफ्तर में इन दिनों कोविड काल में नौकरी जाने या वेतन न मिलने की वजह से लोग अपने पीएफ के पैसे निकालने के लिए आ रहे हैं। इनकी संख्या आम दिनों से लगभग 50% ज़्यादा है। पीएफ दफ्तर के पास ही जन सेवा केंद्र में मेरी मुलाकात चुन्नी देवी से हुई।
जो चौसठी घाट के पास ठेकेदार के यहाँ निजी तौर पर सफाई का काम करती हैं। कोविड काल में इन्हें तनख्वाह कम मिली तो अब अपना पीएफ निकालने आई हैं, क्योंकि बेटी की शादी करनी है, आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है, तो पीएफ का ही सहारा है। पीएफ निकालना, लड़की का शादी करना है ना। हाँ। इसीलिए निकालना है। अच्छा, तो अभी तो नौकरी चल रही है ना? हाँ, नौकरी चल रहा है तो निकालेंगे तभी ना, लड़की की शादी करेंगे, कैसे करेंगे? इस समय तो लॉकडाउन भी लगा, पैसा भी नहीं है। जनसेवा केंद्र के संचालक विकास शुक्ला ने बताया कि इस पीएफ दफ्तर के लिए उसी इमारत में उनके 4 जनसेवा केंद्र चलते हैं, जिनसे यहाँ लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि सिंगरौली हो गया, मध्य प्रदेश, गाजीपुर, मतलब अलग अलग जगहों से। इस समय बहुत ज़्यादा लोग, लगभग लॉकडाउन के पहले की अपेक्षा 80% ज़्यादा लोग इस समय निकालने के लिए आ रहे हैं पैसा। यही चीज़ है कि नौकरी चली गई है, घर में शादी है, पैसे की बहुत नीड है, तो उस हिसाब मतलब बहुत सारी एक्सक्यूज़ उन लोगों के पास रहती है। पीएफ दफ्तर के नीचे गार्ड के पास ऑनलाइन बातचीत करने की सुविधा है, जहां लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन बातचीत करके समाधान किया जाता है। पीएफ के आंकड़े देखें तो कोविड काल में नौकरी जाने के बाद मार्च में 1230, अप्रैल में 809, मई में 504, जून में 842, जुलाई में 1272 और अगस्त में 911 लोगों ने नौकरी जाने पर पीएफ से पैसा निकाला। सरकार ने कोविड क्लेम के लिए नौकरी में रहते हुए एडवांस की जो सुविधा दी थी, उसके तहत 9,681 लोगों ने 18,64,82,050 रुपए का एडवांस भी लिया। नौकरी करने के दौरान अगर उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, उसमें एडवांस की सुविधा मिलती है। वो 3 कामों के लिए मिलती है, एक तो हायर एजुकेशन, मकान बनाने के लिए और शादी करने के लिए। अगर इन 3 ज़रूरतों के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है तो उसके क्लेम फॉर्म को स्क्रूटनी करके कितना % उसको एडवांस दिया जा सकता है, वो उसको एडवांस मिल जाता है उसके पीएफ अकाउंट से। ये नौकरी करने के दौरान है। ये 2 तरह के पैसे वो पीएफ से विड्रॉ कर सकता है। तीसरा पेंशन का है, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो 2 महीने का जो वेटिंग पीरियड है नौकरी जाने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य निधि के आंकड़े बताते हैं कि लोगों का भविष्य कोरोना काल और बेरोजगारी की वजह से किस कदर और कितना बिगड़ा है। और सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें इस बात की भी है कि अगर इस आखिरी बचत के बाद भी उनकी हालात नहीं सुधरी तो क्या होगा। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल रोजगार के सवाल को फेसलेस बना दिया गया है, चेहरा विहीन। आंकड़ों में बेरोजगारी दिखती है, मगर वो इंसान नहीं दिखता जिस पर बेरोजगारी गुजरती है। सोचिए, लोग दिन रात टीवी चैनलों के स्क्रीन पर बनाए गए बक्से में भरे होते ऐसे लोग, और अपनी बात कह रहे होते, तो आप आज का समय किस तरह से देख पाते। हमारे सहयोगियों ने आज दिन भर अलग अलग जगहों में ऐसे ही लोगों से बातें की। हमने इन सभी के लिए एक बक्सा बनाया है, आप आवाज सुनिए बस। अगर आप उन 2 करोड़ लोगों में से हैं जिनकी नौकरी चली गई है, तो आप भी बोलिए। इस समय में दर्ज होना बहुत जरूरी है। जब आप दर्ज होंगे तभी समय का दस्तावेज बन सकेगा। सर, हमारा जो लड़का बीमार है बहुत ज़्यादा, हमने 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 1 महीने के बाद में रिजल्ट ये लिखा कि हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो बस 4,000 रुपये निकल पाया है कुल, और हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ये लगा लो, लॉकडाउन में पैसे नहीं है, आदमी के रोजगार छूट गए हैं। अब मैंने एक गाड़ी ली है, वो उसकी किस्त जमा करनी है। नौकरी चली गई थी मेरी लॉकडाउन में, उसके बाद में मेरा 1 लाख कुछ का वो बन रहा पीएफ, लेकिन मुझे हर बार घुमाते हैं। हाँ, पैसे की ज़रूरत है मुझे, बिजली का बिल भरना है एक्चुअली, बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करने को, 4-5 महीने की बाकी है। तो 30,000 रुपये निकालेंगे तो 20,000 बच्चों की फीस जमा करेंगे और 10,000 रुपये में बचो बिजली के बिल। बिजली का बिल भरेंगे। तो कंपनी में काम नहीं है? नहीं। 5 महीने कैसे चला रहे हैं काम शैलेंद्र जी? सर, किसी तरह तो चलाना ही पड़ेगा ना सर, जो था वो था। परिवार घर पे छोड़ दिए, फिर अपना इधर आए, किराया भी देना पेंडिंग है। अब तो लास्ट सहारा सर पीएफ ही है ना सर। मैम पहले मेरी थी मैम 27,000 थी और अब मैम 12,000 है। और क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मैम एमटेक हूँ मैम, मैं मास्टर्स हूँ और वर्क इन एमएनआईटी। सैलरी जितनी थी उसके हिसाब से मैम हमने प्लानिंग कर रखी थी, मैम अचानक से लॉकडाउन हो गया तो मैम सारी की प्लानिंग बिगड़ गई और मैम सैलरी थी नहीं, तो फिर मैम कहाँ से लाते मैम, किसी से लेते थोड़ा ना। तो मैम हमारा जो प्रोविडेंट फंड था उससे हमने निकाले पैसे। बच्चों को खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है,
जैसे बच्चों की बुक्स वगैरह लाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, पैसे है नहीं। अभी पीएफ के ऑफिसों में चक्कर काटते हैं तो पीएफ के ऑफिसों में वो कोई बात करता है, कोई नहीं करता है, और बाकी घूम के वापस चले जाते हैं। कल भी मैं आया था, आज ही मैं आया हूँ, और पैसों का कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। लॉकडाउन के उसमें पेमेंट भी नहीं मिलता था, और अभी घर चलाने के लिए सर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। और अभी 3 महीने हुए हैं शादी करके सर, किसी भी रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड, इनसे ही उधार लेके चला रहा हूँ काम। सिचुएशन तो ऐसा है कि सर सुसाइड कर लें, बाकी कुछ है नहीं तो उसको बेचेंगे क्या। सर मेरा वेतन मेरे को 9,000 सैलरी मिलती थी, कट पीट के। पीएफ मेरा 1,000-1,200 रुपये कटते थे। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से बैठा हूँ सर। स्कूल बंद है, सर लोग बोल रहे हैं काफ़ी किताब कोर्स खरीद लो, पैसे नहीं सर, कहाँ से खरीदें, इसलिए पीएफ निकाल रहे हैं। घर में खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही सर, 3-4-5 महीने हो गए घर बैठे हुए हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। दुनिया भर के कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने करोड़ों ऐसे लोगों को पैसे दिए हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया है जिनकी नौकरियां गई हैं। ये पैसा लोन के रूप में नहीं दिया गया है। भारत सरकार दावा करती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर दिए गए, किसान सम्मान निधि की राशि दी गई, जनधन खाते में 500 रुपए दिए गए, नवंबर तक अनाज दिया गया। वित्त मंत्री ने कल आंकड़े जारी किए कि योजना के तहत 42 करोड़ गरीब लोगों को 68,820 करोड़ की सहायता मिली है। लेकिन मिडिल क्लास और सैलरी क्लास का क्या? उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? राहुल गांधी लगातार वीडियो बनाकर अर्थव्यवस्था के संकट और अपनी तरफ से उपाय की पेशकश कर रहे हैं। कहते हैं कि सरकार न्याय योजना लागू करे, लेकिन क्या -24 जीडीपी वाली सरकार ऐसा कर सकती है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया, और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। लोगों की स्थितियां बहुत खराब हैं, इसलिए लोग छोटे छोटे संगठन बनाकर जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर बच्चों की फीस माफी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी कर रहे हैं, गाजियाबाद में भी कर रहे हैं, हैदराबाद में भी कर रहे हैं और भारत के अन्य शहरों में भी कर रहे हैं। किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है। अब हमें ये नहीं मालूम कि क्या उसी तबके में भी इस तरह से 2.5 महीने से एक ही विषय पर कवरेज का प्रसारण देखा जा रहा है। सचमुच कभी कभी लगता है कि दर्शकों को पहले समझना जरूरी है, लेकिन एक बात हमेशा साफ तौर पर दिखती है कि दर्शकों को इस तरह के कवरेज देखने के लिए मजबूर चैनलों ने किया है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, बाकी ब्रेक के बाद। प्लाज्मा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। अब आईसीएमआर ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है कि प्लाज्मा के इलाज से कुछ भी नहीं होता है, इसका असर नहीं है। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि देश की सबसे बड़ी हेल्थ रिसर्च बॉडी है, उसने 22 अप्रैल से लेकर 14 जुलाई के बीच देश में 14 राज्यों में 39 अस्पतालों में
रिसर्च करवाई प्लाज्मा को लेकर कि कोरोना मरीजों को अगर प्लाज्मा दिया जा रहा है तो उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। तो 464 लोगों पर इसकी स्टडी की गई। इनको 2 ग्रुप में बांटा गया और देखा गया कि जिनको प्लाज्मा दिया जा रहा है उन पर किस तरह का असर पड़ रहा है और जिनको प्लाज्मा नहीं दिया जा रहा उन पे किस तरह का असर पड़ रहा है। तो रिसर्च ये बताती है ICMR की कि ये जो थेरेपी है, कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देना कोई कारगर तरीका साबित नहीं होता है। ना तो इस थेरेपी से उनकी मौत रोकी जा रही है और ना ही जो हालात बिगड़ रहे होते हैं कोरोना मरीजों के, उनको ही रोकने में कोई कामयाबी मिल पा रही है। जो 2 ग्रुप्स जिनको प्लाज्मा दिया गया, जिनको नहीं दिया गया, दोनों में ही मौत जो थी वो लगभग बराबर हुई। दोनों में ही जो मरीजों की स्थिति थी वो खराब हुई और बिगड़ने से नहीं रुक पाई। तो अब जो है जब प्लाज्मा थेरेपी का जो खुद ICMR ने रिसर्च किया है उसमें केवल ये पाया गया है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर मरीज़ को सांस में कुछ दिक्कत हो रही होती है या उसको थकान हो रही होती है तो इसमें तो थोड़ी सी राहत ज़रूर ये प्लाज्मा थेरेपी दे देती है, लेकिन इसके अलावा चाहे बुखार हो चाहे खांसी हो, इसमें भी ये थेरेपी जो है कोई कारगर साबित नहीं हो रही है। मौत भी नहीं रोक पा रही है और ना ही हालात बिगड़ने से ये रोक पा रही है। तो ये एक नाउमीदी की खबर पूरी देश के लिए है, क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं है। तो ऐसे में देश प्लाज्मा में बहुत उम्मीद देख रहा था, इस थेरेपी में बहुत उम्मीद देख रहा था। अब ये भी देखना है कि जिस ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश की राज्य सरकारों को ये अलाउ किया था कि आप अपने यहाँ मानवता के आधार पर जो मरीज़ हैं कोरोना के, उनको प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। तो राज्यों ने भी बढ़ चढ़कर बड़े स्केल पर प्लाज्मा थेरेपी देना शुरू किया। खासतौर से दिल्ली में हमने देखा कि देश का सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक था वो दिल्ली में खुला और करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर प्लाज्मा दिया जा चुका है। तो सबसे पहले तो क्या अब ICMR जो खुद ही ICMR ने अलाउ किया था कि आप दे सकते हैं, क्या वो खुद ही अपनी जो एडवाइजरी थी, जो अपनी सलाह थी, उसको वापस लेगा और सभी राज्यों को कहेगा, अस्पतालों को कहेगा कि ये जो थेरेपी है ये कारगर नहीं है, ये आप मत दीजिए। तो हमें ICMR के पक्ष का भी इंतज़ार है। साथ ही साथ जब ICMR अपना पक्ष साफ कर देगा तो उसके बाद हमें देखना होगा कि जो राज्य सरकारें हैं वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगी, क्योंकि राज्य सरकारों ने भी क्योंकि और कोई तरीका था नहीं, तो ऐसे में प्लाज्मा पर भी उन्होंने जो है काफ़ी काम किया, इन्वेस्ट किया है। तो उनको भी अब देखना होगा कि अगर ये तरीका काम कारगर नहीं है तो फिर और क्या तरीका हो सकता है जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जाए। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।